हे गाइस, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप लोग? आई होप सभी अच्छे होंगे। आज मैं सभी के लिए लेके आई हूँ थर्मोडायनेमिक्स का टॉपिक। हमारा टॉपिक है एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी और इंटेंसिव प्रॉपर्टी क्या होती है। तो चलिए बिना देरी करते हुए मैं वीडियो को स्टार्ट करती हूँ। तो एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी क्या होती है? वह प्रॉपर्टी जो मास के ऊपर डिपेंड करती है उसे हम लोग एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी कहते हैं। जो मास के ऊपर डिपेंड करेगा उसको हम लोग बोलेंगे एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी। जैसे है वॉल्यूम, एंट्रोपी, एंथैल्पी, ऑल एनर्जी लाइक इंटरनल एनर्जी, उसको हम लोग बोलेंगे एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी। अब है हमारा इंटेंसिव प्रॉपर्टी। वह प्रॉपर्टी जो मास पर डिपेंड नहीं करता है उसे हम लोग बोलेंगे इंटेंसिव प्रॉपर्टी लाइक टेम्परेचर, प्रेशर, डेंसिटी, विस्कोसिटी, स्पेसिफिक वॉल्यूम। जो स्पेसिफिक चीज़ को इंडिकेट करता हो उसको हम लोग बोलेंगे इंटेंसिव प्रॉपर्टी, जो ये मास पर बिल्कुल भी डिपेंड नहीं करता है। तो मैं बताती हूँ कि इंटेंसिव प्रॉपर्टी और एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी में क्या क्या आता है। तो पहले है इंटेंसिव प्रॉपर्टी में हमारा आ जाएगा प्रेशर, टेम्परेचर, डेंसिटी, कंसंट्रेशन, मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट, सरफेस टेंशन एंड विस्कोसिटी। और एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी में आ जाएगा हमारा मास, वॉल्यूम, इंटरनल एनर्जी, हीट कैपेसिटी, एंथैल्पी, एंट्रोपी एंड ऑल एनर्जी लाइक इंटरनल एनर्जी। अब मैं बताती हूँ स्टेट फंक्शन क्या होता है। ठीक है, जो स्टेट फंक्शन होता है वो सिस्टम का जो प्रॉपर्टी होता है, जो हमारा स्टेट फंक्शन है वो सिस्टम का वह प्रॉपर्टी होता है जो सिस्टम की स्टेट पर डिपेंड करता है, उसे हम लोग स्टेट फंक्शन कहते हैं। इसे हिंदी में हम लोग अवस्था फलन के नाम से जानते हैं। जो स्टेट फंक्शन होता है में होने वाला परिवर्तन केवल प्रारंभिक एवं अंतिम अवस्था पर निर्भर करते हैं। जो स्टेट फंक्शन होता है वो प्रारंभिक और अंतिम अवस्था पर निर्भर करता है, ना कि उस पथ या विधि पर जिससे होकर वह तंत्र अंतिम अवस्था तक पहुंचा है। इसको हम लोग एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं। जैसे यहाँ पे है वाटर। ठीक है, जो ये वाटर जो है हमारा लिक्विड है और इसको हम लोग फ्रीज करेंगे। ठीक है, इसको हम लोग फ्रीज करेंगे तो ये बनेगा आइस, जो हो जाएगा सॉलिड। ठीक है, तो स्टेट फंक्शन क्या होता है? ये प्रारंभिक और अंतिम अवस्था पर निर्भर करता है। जैसे ये वाटर को जब हम लोग फ्रीज करेंगे तो ये बनेगा आइस। ठीक है, तो जब हम लोग इसको फ्रीज करेंगे तो आइस बनेगा। तो ये जो हमारा वाटर से आइस बनने का जो प्रोसेस है उसमें ये फ्रीज है, ये एक विधि हो जाएगा और पाथ हो जाएगा। ठीक है, तो स्टेट फंक्शन में एक्चुअल में होता क्या है कि ये उस विधि पर डिपेंड नहीं करती, ये उस पर निर्भर करता है। ये एक्चुअल में ये लिक्विड और सॉलिड ये दो चीज़ों पर निर्भर करता है। जो हमारा स्टेट फंक्शन होता है वो ये फ्रिज पे निर्भर नहीं करता कि 0 डिग्री सेंटीग्रेड पे बर्फ बना, ये हुआ नहीं। ये लिक्विड और सॉलिड दो चीज़ों पर बस डिपेंड करता है स्टेट फंक्शन में। स्टेट फंक्शन का एग्जाम्पल हो जाएगा टेम्परेचर, प्रेशर, वॉल्यूम, एंथैल्पी, इंटरनल एनर्जी। अब हम बात करते हैं पाथ फंक्शन के बारे में। पाथ फंक्शन होता क्या है? सिस्टम के वे गुण जो तंत्र की प्रारंभिक व अंतिम अवस्था पर निर्भर नहीं करते, किंतु ये उस पथ या विधि पर निर्भर करते हैं जिससे तंत्र एक अवस्था से अन्य अवस्था में पहुंचते हैं, उसे हम लोग पथ फलन कहते हैं। पाथ फंक्शन को हम लोग हिंदी में पथ फलन बोलेंगे। इसका एग्जाम्पल है वर्क एंड हीट। पाथ फंक्शन एक्चुअल में क्या होता है? ये जो है अंतिम स्थिति और
प्रारंभिक स्थिति दोनों पर डिपेंड नहीं करेगी। ये डिपेंड करेगी कि जो अंतिम स्थिति से ये अंतिम स्थिति नहीं, प्रारंभिक स्थिति से ये अंतिम स्थिति तक किस विधि के द्वारा पहुंची, उस पे ये पाथ फंक्शन डिपेंड करेगा। चलिए हम लोग एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं। हम लोग यही वाटर एंड आइस का एग्जाम्पल ले सकते हैं, इसी में हम समझ सकते हैं। जैसे जब वाटर जो है वो लिक्विड में है, जब ये आइस बनेगा, फ्रीज करेंगे तो आइस बनेगा, तो ये सॉलिड हो जाएगा, ठीक है। तो पाथ फंक्शन में एक्चुअल में होता ये है कि जब हम लोग इसको फ्रीज कर रहे हैं, ठीक है, 0 डिग्री सेंटीग्रेड पर ये हमारा आइस बन रहा है वाटर से, तो पाथ फंक्शन में ये डिपेंड करेगा कि 0 डिग्री सेंटीग्रेड पर ये आइस बना, 1 डिग्री सेंटीग्रेड पर ये ऐसे हुआ। इस पर ये हमारे जो पाथ फंक्शन है वो डिपेंड करेगा, ना कि ये जो वाटर से आइस कैसे बना उस पे नहीं, ये फ्रीज पे डिपेंड करेगा, ठीक है। आई होप आपको समझ में आ रहा है। अगर समझ में नहीं आ रहा होगा तो प्लीज़ मुझे बताइएगा। अब मैं बताती हूँ आपको स्टेट फंक्शन और पाथ फंक्शन में क्या डिफरेंस होता है। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। जो स्टेट फंक्शन होता है ना, वो स्टेट पर निर्भर करता है, अवस्था पर निर्भर करता है। और जो पाथ फंक्शन होता है ना, वो पाथ पर निर्भर करता है। ये जो स्टेट फंक्शन होता है वो प्रारंभिक स्थिति और अंतिम स्थिति पर निर्भर करता है, ना कि उस पथ या विधि पर जिससे होकर प्रारंभिक और अंतिम स्थिति तक ये पहुंचा है, जो प्रोसेस है। जो हमारा पाथ फंक्शन होता है वो अंतिम व प्रारंभिक अवस्था पर निर्भर नहीं करता है, बल्कि वो उस विधि पर निर्भर करता है जिससे एक से अन्य अवस्था में वह पहुंचा है, ठीक है। और जो स्टेट फंक्शन होता है उसका मान हमेशा इक्वल होता है और पाथ फंक्शन का मान अलग अलग होता है। स्टेट फंक्शन का एग्जाम्पल में हो जाएगा जैसे एंट्रोपी, प्रेशर, वॉल्यूम। और पाथ फंक्शन का एग्जाम्पल में हो जाएगा हीट एंड वर्क। जो स्टेट फंक्शन होता है हम लोग उसको कैपिटल लेटर से इंडिकेट करते हैं, और जो पाथ फंक्शन होता है उसको हम लोग स्मॉल लेटर से इंडिकेट करते हैं। अब हम जानते हैं हीट कैपेसिटी क्या होता है। जो हीट कैपेसिटी है, किसी सिस्टम का टेम्परेचर 1 डिग्री सेंटीग्रेड बढ़ाने के लिए जितनी एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है उसे हम लोग हीट कैपेसिटी कहते हैं। इसे हिंदी में हम लोग ऊष्माधारिता के नाम से जानते हैं। इसका जो इकाई होता है जूल प्रति केल्विन होता है हीट कैपेसिटी का। फिर आ जाएगा इसका डेरिवेशन Cp माइनस Cv इज इक्वल टू R। इसको हम लोग मेयर्स इक्वेशन के नाम से भी जानते हैं। तो देखते हैं इसको ड्राइव कैसे करते हैं हम लोग। मेयर्स लो, कांस्टेंट वॉल्यूम पर हीट कैपेसिटी क्या होता है, Cv इज इक्वल टू डेल E अपॉन डेल T। और कांस्टेंट प्रेशर पर हीट कैपेसिटी क्या होती है, Cp इज इक्वल टू डेल H अपॉन डेल T। चूँकि Cp माइनस Cv इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, हम लोग इसको लिख सकते हैं डेल E अपॉन डेल T माइनस डेल H अपॉन डेल T, ठीक है। हम लोग इस इक्वेशन में हम लोग इसको इंडिकेट कर सकते हैं। तो ये क्या हो जाएगा, Cp माइनस Cv इज इक्वल टू डेल H अपॉन डेल T। ये P की जगह हो जाएगा Cp के जगह, और डेल E अपॉन डेल T ये हो जाएगा Cv के जगह। ये हमारा हो जाएगा इक्वेशन नंबर फर्स्ट। डिफिनेशन ऑफ एंथैल्पी, एंथैल्पी के डिफिनेशन के अकॉर्डिंग H इज इक्वल टू E प्लस PV। बट जो हमारा आइडियल गैस होता है उसमें हमारा इक्वेशन क्या होता है, PV इज इक्वल टू nRT। अगर इसमें n को 1 रख दिया जाए, ठीक है, n को 1 रख दिया जाए तो क्या हो जाएगा, PV इज इक्वल टू RT। PV इज इक्वल टू RT हो जाएगा। देन हमारा जो
H इज इक्वल टू ई प्लस पी वी है, तो पी वी के जगह हम लोग आर टी रख देंगे, तो क्या हो जाएगा H इज इक्वल टू ई प्लस आर टी। डिफरेंशियली बोथ साइड विथ रिस्पेक्ट टू टी गिवन, हम दोनों साइड इसका अवकलन करेंगे, टी का अवकलन करेंगे, टी ले लेंगे, फिर हम लोग इसको डिराइव करेंगे। ये हमारा हो गया है डेल एच अपॉन डेल टी इज इक्वल टू डेल ई अपॉन डेल टी प्लस डेल डी टी, फिर हम लोग ब्रैकेट में लेंगे आर टी, ठीक है। तो जब हम डेल ई अपॉन डेल टी को लेफ्ट साइड लाएंगे तो ये हमारा हो जाएगा माइनस में, तो ये हो जाएगा डेल एच अपॉन डेल टी माइनस डेल ई अपॉन डेल टी इज इक्वल टू, ये हमारा जो आर है वो बाहर आ जाएगा, ठीक है, आर बाहर हो जाएगा, तो ये हो जाएगा डेल टी अपॉन डेल टी, ठीक है। फिर उसके बाद में डेल एच अपॉन डेल टी माइनस डेल ई अपॉन डेल टी हो जाएगा, और ये हमारा जो डेल टी अपॉन डेल टी था वो कट जाएगा, तो हम बचेगा बस आर, ठीक है। इक्वेशन नंबर सेकंड, तो इक्वेशन नंबर फर्स्ट एंड इक्वेशन नंबर सेकंड को जब हम देखते हैं तो हमारा मेयर्स लॉ प्रूफ हो जाता है। ये है हमारा इक्वेशन नंबर फर्स्ट जो है सी पी माइनस सी वी, ठीक है, सी पी माइनस सी वी, एंड हमारा सेकंड इक्वेशन क्या है, हमारा सेकंड इक्वेशन है डेल एच अपॉन डेल टी माइनस डेल ई अपॉन डेल टी। तो यहाँ हमारा डेल एच, फर्स्ट इक्वेशन में हमारा क्या है डेल एच अपॉन डेल टी और डेल ई अपॉन डेल टी, तो ये जो हमारा डेल एच अपॉन डेल टी है वो कट जाएगा और बचेगा आर, तो हो जाएगा सी पी माइनस सी वी इज इक्वल टू आर, जिसमें हमारा मेयर्स लॉ प्रूफ होता है। हम लोग इसको मेयर्स लॉ के नाम से भी जानते हैं। तो ये हमारा मेयर्स लॉ प्रूफ होता है। अगर जितने भी मैंने अभी आपको बताए, अगर आपको कुछ डिफ़िकल्टीज़ होती है तो प्लीज़ मुझे कमेंट में बताइएगा, मैं उसको सॉल्व करूँगी। अगर मेरी वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ चैनल को लाइक कर दीजिएगा, सब्सक्राइब कर दीजिएगा, शेयर करिएगा और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा। थैंक यू, बाय बाय, मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में।